पुलिस को देख के लग रहा था कि जैसे बड़ा दहशतगर्द है जो कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर छुप गया हुआ है। हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग के कह रही थी कि आप मुझसे 9 मई की मजम्मत करवाना चाहते हैं ना, तो मैं 9 मई की मजम्मत कर देती हूँ। जरताज गुल की जमानत मंजूर हो गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को बड़ी जबरदस्त किस्म की पजीराई मिली। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आखिरकार रात काफी लेट नाइट अल्लाह अल्लाह करके जरताज गुल की जमानत मंजूर हो गई। जमानत तो उसकी मंजूर हो गई, लेकिन गिरफ्तारी का खतरा अभी टला नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को बड़ी जबरदस्त किस्म की पजीराई मिली। उनके हक में नारे बुलंद किए गए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अच्छा, एक तरफ तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इतनी ज्यादा फेम, रिस्पेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो पूरा का पूरा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के हक में भरा हुआ है। लोग उसकी पोस्टें लगा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी वीडियोस लगाई जा रही हैं, मतलब कि उसको बड़ा जबरदस्त किस्म का ट्राइब्यूट दिया जा रहा है। और अगर हम दूसरी तरफ चीफ जस्टिस देखें तो वो इस वक्त जबरदस्त तनकीद में हैं। उनके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, उनके रवैये की वजह से, उनकी जुबान की वजह से, उनके अल्फाज की वजह से। आज हम इन दो चीफ जस्टिस साहबान को भी डिस्कस करेंगे, दोनों के अलग-अलग कैरेक्टर को और जरताज गुल के केस को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जरताज गुल कल जमानत करवाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में जब पहुंची तो उस वक्त बड़ा अजीब माहौल बन गया। पुलिस फोर्स, पुलिस की गाड़ियां, पुलिस की नफरी, उन्होंने पूरी पेशावर हाई कोर्ट को घेर लिया। और पुलिस सिर्फ इस इंतजार में थी कि जैसे ही जरताज गुल अदालत से बाहर निकलेगी हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। आल दो कि जरताज गुल के खिलाफ तकरीबन 7-8 महीने पुराना एक मुकदमा 9 और 10 मई के हवाले से दर्ज किया गया था। तकरीबन 7-8 महीने तक तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक खतून अब अदालत के अंदर आ गई है तो डेफिनेटली उसने जमानत करवाने के बाद उसको जमानत मिलती है नहीं मिलती तो उसने अदालत से बाहर तो निकलना है। जब अदालत से बाहर निकलेगी तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। रात ऐसे पुलिस को देख के लग रहा था कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान में क्या ऐसी आफत आ गई है, पता नहीं कौन था इतना बड़ा दहशतगर्द है जो कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर छुप गया हुआ है, और अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के इस्लाम को खतरा हो सकता है। चलो, उधर जरताज गुल अदालत के अंदर बैठी बड़ी परेशान थी कि अगर मुझे जमानत यहाँ से ना मिली तो मैं बाहर निकलूंगी तो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लेना है। वो उधर बड़ी परेशान थी, मीडिया वालों से बातें कर रही थी, बल्कि रो रही थी, बल्कि हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग के कह रही थी कि आप मुझसे 9 मई की मजम्मत करवाना चाहते हैं ना, तो मैं 9 मई की मजम्मत कर देती हूँ। अच्छा चले, मैं समझता हूँ कि उसने अब हाथ जोड़ के 9 मई की मजम्मत अब कर दी है तो ठीक है जी, आला ताकतों से गुजारिश मैं यही कर सकता हूँ कि अब चूंकि वो तायब हो गई है आपके मुताबिक, जैसे आप चाहते थे कि वो 9 मई की मजम्मत करे और उसने अब मजम्मत कर दी हुई है, उसको मेरा ख्याल अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिस तरह का मैंने पहले कहा था कि उसकी फांसी जमानत तो चीफ जस्टिस साहब ने मंजूर कर ली, लेकिन गिरफ्तारी का खतरा अभी टला नहीं है। अभी उनकी सिर्फ हिफाजती जमानत मंजूर हुई है। देखिए, हिफाजती जमानत को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि हिफाजती जमानत आखिर होती क्या है। देखिए, जब भी किसी शख्स के खिलाफ कोई एफआईआर का अंदराज होता है ना, चले हम जरताज गुल के केस को डिस्कस कर लेते हैं। जरताज गुल के खिलाफ गुजरांवाला में एफआईआर का अंदराज हुआ 9-10 मई के वाकयात के हवाले से। अब जरताज गुल इस वक्त चूंकि पंजाब के अंदर मौजूद नहीं थी, वो केपीके में मौजूद थी। अब पंजाब के अंदर और गुजरांवाला में आके जमानत करवाने के लिए जरूरी था कि वो किसी न किसी अदालत से अपनी एक प्रोटेक्टिव बेल लेती, यानी कि हिफाजती जमानत लेती। अगर तो वो पंजाब के अंदर होती तो वो लाहौर हाई कोर्ट से अपनी जमानत करवा के आती। अब चूंकि वो केपी के अंदर मौजूद थी तो केपीके की आला अदालत पेशावर हाई कोर्ट, तो उसके लिए जरूरी था कि वो पेशावर हाई कोर्ट से सबसे पहले अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवाए, अपनी हिफाजती जमानत करवाए और उसके बाद मुतलका अदालत में आकर सरेंडर करे। क्योंकि जब भी किसी शख्स के खिलाफ कोई एफआईआर का अंदराज होता है तो उसको खदशा होता है कि कहीं उसे गिरफ्तार ना कर लिया जाए। उसको ये खौफ होता है कि अगर मैं ट्रैवल करता हूं, जरताज गुल को ये खौफ था कि अगर मैं ट्रैवल करके गुजरांवाला जाके अपनी जमानत करवाती हूं तो हो सकता है कि रास्ते में मुझे पकड़ लिया जाए। तो कानून ये था कि वो सबसे पहले अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवाती। तो इसी कानून को मद्देनजर रखते हुए जरताज गुल पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गई। वहां जाके उसने अपनी प्रोटेक्टिव बेल फाइल की, जो कि रात लेट नाइट उसकी जमानत मंजूर हो गई। ये जो 9-10 मई के हवाले से वाकयात हुए उसमें उसको मुलव्वस किया गया। गुजरांवाला की अदालत में अब उसने पेश होना है। 13 जनवरी तक उसको प्रोटेक्टिव बेल दी गई है। अब जरताज गुल के लिए जरूरी है कि 13 जनवरी तक वो अदालत में, गुजरांवाला की अदालत में सरेंडर करे, अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाए, शामिल तफ्तीश हो और अपनी जमानत कंफर्म करवाए। अगर 13 तारीख तक वो यहाँ गुजरांवाला में आके अपनी प्री अरेस्ट बेल नहीं करवाएगी तो उसका जो उसने प्रोटेक्टिव बेल पेशावर हाई कोर्ट से ली हुई है उसका स्कोप खत्म हो जाएगा, वो बेल खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रोटेक्टिव बेल हो जाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि अब उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर आला ताकतों का प्रोग्राम उसको गिरफ्तार करने का हुआ
تو کل چلے اس کو گرفتار نہیں کیا گیا تو کسی اور مقدمے میں اس کو پکڑ لیں گے۔ چلیں اب زرتاج گل کے لیے تو ایک اچھی خبر ہے کہ 13 جنوری تک اب اس کی ضمانت ہو گئی ہے، کم از کم اس کیس کے حوالے سے تو اس کو اب خوف نہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن پھر بھی اس کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور کیس میں بھی اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، بہرحال ضمانت منظور ہو جانے کے بعد چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو بڑی زبردست قسم کی پذیرائی ملی۔ جب ضمانت کنفرم ہو گئی تو عمران خان زندہ باد، تو چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ زندہ باد کے نعرے پشاور ہائی کورٹ کے باہر بلند کیے گئے۔ اگر ہم پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو ڈسکس کریں تو جب وہ عدالت کے اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے جب پتا چلا کہ کوئی انصاف لینے کے لیے میری عدالت میں آیا ہے تو میں اس وقت اسلام آباد میں موجود تھا، میں صرف اور صرف اس خاتون کی ضمانت لینے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں تاکہ اس کو انصاف مل سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں انصاف نہیں کر سکتا تو مجھے چاہیے کہ میں ریزائن کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں نہ آتا تو یہ خاتون ساری رات ہائی کورٹ میں ہی موجود رہتی۔ چلے خیر، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ بڑا زبردست قسم کا فیصلہ تھا کیونکہ قانون اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص انصاف لینے کے لیے عدالتوں کے پاس آئے تو عدالتوں کو انصاف مہیا کرنا چاہیے اور 24 گھنٹے مہیا کرنا چاہیے۔ اچھا، اس حوالے سے بھی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم کی ایک ویڈیو ریکارڈنگ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ 24 گھنٹے کام کرے گی، اگر کسی کو رات 2 بجے یا 3 بجے بھی میری ضرورت پڑی تو میں عدالت کے اندر موجود ہوگا۔ اب ہر شخص کو پشاور ہائی کورٹ سے انصاف 24 گھنٹے ملے گا۔ اچھا، چیف جسٹس صاحب کی ایک بات مجھے اور بھی یاد آ گئی کہ انہوں نے ایک اپنے ویڈیو پیغام میں یہ بھی کہا کہ جب 1990 میں خانہ کعبہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گیا تو وہاں پر میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا خانہ کعبہ کے اندر کہ میں اب انصاف کروں گا اور میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی قسم کا پریشر نہیں لوں گا اور میں انصاف کروں گا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کرنے کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ میری عدالت ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، کے پی کے کی کوئی بھی پولیس آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اگر کسی پولیس والے نے آپ کو ہاتھ لگانے کی جرت کی تو پھر میں جانوں اور آئی جی جانوں۔ زرتاج گل کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ اس کی حفاظتی ضمانت منظور ہو چکی ہے، اب وہ 13 جنوری تک اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور 13 جنوری سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گجرانوالہ کی عدالت میں آ کے سرنڈر کرے، اپنی بیل بیفور اریسٹ کروائے اور شامل تفتیش ہو جائے۔ اچھا، جہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو بڑی زبردست قسم کی پذیرائی دی گئی، سوشل میڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں تھے انہوں نے بڑا زبردست قسم کا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو ٹرائبیوٹ دیا، اس کے حق میں نعرے بلند کیے گئے، اس کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اچھا، اگر ہم دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کو ڈسکس کریں تو اس وقت وہ زبردست ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ میں کل بھی اپنے ایک ویلاگ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا رویہ تھوڑا سا مناسب مجھے نہیں لگ رہا، ان سے جو بھی بات کی جائے وہ اس کا پٹھا ہی جواب دیتے ہیں۔ جس طرح کہ کل سردار لطیف کھوسہ صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ سردار کا لفظ کیوں لگایا ہوا ہے، سرداری نظام تو ختم ہو چکا، نوابی نظام ختم ہو چکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا رویہ اپنانا، اس طرح کی تنقید کرنا، چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ منصب انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیں، لطیف کھوسہ صاحب نے اگر اپنے نام کے ساتھ سردار کا لفظ لگایا ہے تو یہ ان کے نام کا حصہ ہے۔ وہ اپنے نام کے ساتھ، کوئی بھی شخص اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی لفظ لگا سکتا ہے، چاہے کوئی ملک لگائے، چودھری لگائے، نواب لگائے، سردار لگائے، جو مرضی لگائے۔ کسی چیف جسٹس کا تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، کوئی بھی شخص اپنے نام کے ساتھ اپنے نام کا حصہ جو مرضی بنا لے، اس سے چیف جسٹس کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے، نہ انہیں کسی غصے کا یا ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ رویہ کنڈیمیبل ہے، انہیں کسی کے نام کے اوپر اس طرح سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب لطیف کھوسہ صاحب نے ان سے کہا کہ ہم تو ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپیل کیسے دائر کریں، ہمیں تو ریٹرننگ آفیسر اٹیسٹڈ کاپی پرووائڈ نہیں کر رہا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ کو کاپی اگر نہیں مل رہی تو آپ بغیر کاپی کے اپیل فائل کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کا ایک دفعہ پھر یہ بات کہنا ان کا غلط تھا، کیونکہ عدالتیں تو ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ جب بھی آپ نے کسی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنی ہے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ لوئر کورٹ کے فیصلے کی اٹیسٹڈ کاپی اس اپیل کے ساتھ اٹیچ کریں۔ اگر اپیل کے ساتھ اٹیچ نہیں کی جائے گی تو اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا۔ تو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کی کوئی اپلیکیشن کس وجوہات کی بنیاد پر خارج ہوئی ہے تو آپ کیسے اپیل فائل کر سکیں گے، کن وجوہات کی بنیاد پر، کن گراؤنڈز پر آپ اپیل فائل کر سکیں گے۔
तो जस्टिस काजी फारिस ईसा साहब का ये कह देना जो है वो बिल्कुल भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। वकला के साथ इस तरह का रवैया रखना, आम जनरल पब्लिक के साथ इस तरह का रवैया रखना, ये नामुनासिब है और एक जस्टिस को ये बात बिल्कुल भी जेब नहीं देती कि वो इस तरह की बात करे या इस तरह की गुफ्तगू करे, वो भी खास तौर पर लाइव टीवी चैनल के ऊपर जब पूरी दुनिया उसको देख रही है, तो उसको खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और अभी अगर हम बात करें अहमद मीर साहब की, तो उन्होंने भी जबरदस्त किस्म का चीफ जस्टिस काजी फारिस ईसा को तनकीद का निशाना बनाया। जब चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, तो इस पर अहमद मीर साहब ने कल एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज नहीं देखता क्योंकि मुझे बड़े बड़े लोग छोटे छोटे नजर आते हैं। देखें, अगर आपका चीफ जस्टिस साहब, आपका रवैया अगर अच्छा होगा, मुनासिब होगा, तो इस तरह से आपको तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाएगा, आपकी तारीफ की जाएगी, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी भी तस्वीरें लगाई जाएंगी, आपकी भी वीडियोस लगाई जाएंगी, आपके लिए भी तालियां बजाई जाएंगी, आपके नाम के भी नारे बुलंद किए जाएंगे, जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के नाम के नारे बुलंद किए जाते हैं। आपका रवैया नामुनासिब है, आपका रवैया गैर अखलाकी है, आपका रवैया कंडेमेबल है। जिस तरह से आपने इमरान रियाज के बारे में बात की, चले ये ठीक है, इमरान रियाज के केस को चूंकि मैं ऑलरेडी पहले एक वीलॉग के अंदर डिस्कस कर चुका हुआ हूं, लेकिन जिस तरह का आपका रवैया था कि जब आपसे इमरान रियाज के बारे में बात की गई तो आपने कहा कि इमरान रियाज कौन है, मैं तो उसको नहीं जानता। चलिए ठीक है, आप उसको नहीं जानते, ये एक अलग बात है, लेकिन जब वकील साहब ने आपसे ये कहा कि इमरान रियाज ये कहता है कि मैं आपको सारी बात बताने के लिए तैयार हूं, अगर आप मुझे सिक्योरिटी मुहैया करें, तो आपने कहा कि मैं क्या उसके लिए कारपेट बिछा दूं, मैं क्या करूं उसको। तो फिर जब वकील साहब ने कहा कि नहीं आप सिक्योरिटी मुहैया तो कर सकते हैं ना, तो आपने कहा कि मैंने कौन सी यहाँ फौज रखी है कि जो मैं आपको सिक्योरिटी मुहैया करूं। बहरहाल आपके इस रवैये की वजह से इमरान रियाज ने भी कल 2 ट्वीटें की हैं। एक तो इमरान रियाज ने यह कहा कि मैं कार्टून नहीं देखता। मतलब क्या है, आपको तो समझ आई इस बात की? आप जो टीवी के ऊपर आके अपनी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग दुनिया को दिखाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं कार्टून नहीं देखता। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि इमरान रियाज ने आपको कार्टून कहा और आपके साथ दिगर जो जितने जजेस बैठे हुए थे उनको भी कार्टून कहा। जिस तरह के मैं अहमद मीर की बात कर रहा था, उसने कहा कि आप अगर सोशल मीडिया नहीं ना देखते, तो मैं भी टीवी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज नहीं देखता क्योंकि मुझे बड़े बड़े लोग छोटे छोटे नजर आते हैं। इमरान रियाज ने दूसरा भी ट्वीट करते हुए कहा कि इज्जत इंसाफ पर मबनी फैसलों से मिलती है, जुमलाबाजी और रंगबाजियों से नहीं मिलती। ठीक है, इसलिए चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना रवैया मुनासिब करें, अपनी जबान का दुरुस्त इस्तेमाल करें, आप इंसाफ मुहैया जरूर करें, लेकिन फिर भी अगर आप जो भी फैसला करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कम से कम आम जनरल पब्लिक के लिए रिस्पेक्टफुल अल्फाज का इस्तेमाल करें, आम लोगों के लिए इज्जत के अल्फाज इस्तेमाल करें, वकला के लिए इज्जत के अल्फाज इस्तेमाल करें, अपने रवैये को थोड़ा शाइस्ता बनाएं और अपनी गुफ्तगू को थोड़ा मुनासिब करें, क्योंकि आपके रवैये की वजह से आप शदीद तनकीद का शिकार हैं। अगर आप अपना रवैया दुरुस्त करेंगे तो आपको भी वैसे ही इज्जत, एहतराम और पजीराई मिलेगी जिस तरह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को मिली। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।